आज की कहानी एक ऐसे ही शातिर चोर की है जो अपनी जेब में हथियारों से ज्यादा नियम लेकर चलता है। हॉलीवुड की साल 2026 की सबसे चर्चित थ्रिलर क्राइम 101, जहां क्रिस हेम्सवर्थ और मार्क रफालो के बीच एक ऐसा खेल शुरू होता है जहां हारने का मतलब सिर्फ जेल नहीं बल्कि मौत है। लेकिन कहानी की गहराई में उतरने से पहले, अगर आप भी क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्मों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही थ्रिलिंग कहानियों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो सस्पेंस वाली फिल्मों के शौकीन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के चोर होते हैं। पहले वो जो खबरों में आते हैं, गोलियां चलाते हुए, मास्क पहने हुए और पुलिस की सायरन के पीछे भागते हुए। और दूसरे वो जिनके बारे में दुनिया को तब तक पता नहीं चलता जब तक वो अपना काम करके गायब न हो चुके हों। माइक डेविस इसी दूसरी कैटेगरी का बादशाह है। कैलिफोर्निया के हाईवे 101 पर एक के बाद एक कई चोरियां होती है, लेकिन पुलिस के पास न तो कोई फिंगरप्रिंट है, न कोई गवाह और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। माइक का एक ही नियम है, क्राइम 101, यानी कभी कोई शोर मत करो, कभी कोई निशान मत छोड़ो और कभी भी अपनी औकात से ज्यादा लालच मत करो। वो है एक सफेद रंग की साधारण सेडान चलाता है, बजट होटलों में रुकता है और किसी को शक होने का एक भी मौका नहीं देता। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है वापस लौटना नामुमकिन होने वाला है। दूसरी तरफ है डिटेक्टिव लू लुबेस्निक। लू रिटायरमेंट के करीब है। उसकी शर्ट की जेब में हमेशा एक पुराना चश्मा रहता है और उसकी आंखों में वो चमक है जो सालों की गंदगी देख चुकी है। जबकि पूरा एलएपीडी इन चोरियों के पीछे कोलंबियन कार्टेल का हाथ मान रहा है, लू को कुछ और ही दिख रहा है। उसे दिख रही है एक खूबसूरती, एक ऐसी सफाई जो किसी प्रोफेशनल गैंग की नहीं बल्कि एक अकेले कलाकार की हो सकती है। लू जानता है कि यह आदमी आम अपराधी नहीं है, ये एक ऐसा इंसान है जो नियमों से जीता है। और लू ने तय कर लिया है कि वो माइक को उसी के नियमों के जाल में फंसाएगा। कहानी की शुरुआत तब होती है जब माइक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है। बेवर्ली विल्शेयर होटल में होने वाली एक हाई प्रोफाइल शादी, जहां करोड़ों के हीरे आने वाले हैं। ये उसकी रिटायरमेंट की टिकट है, लेकिन उसे नहीं पता कि लू उसके साए की तरह पीछे लग चुका है। जैसे जैसे माइक इस चोरी की प्लानिंग करता है, उसे एहसास होता है कि इस बार उसे अपने अकेले काम करने के नियम को तोड़ना होगा। उसे जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम के अंदर हो। यही उसकी मुलाकात होती है शेरोन से, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है और बरसों से नजरअंदाज किए जाने के बाद अब सिस्टम को सबक सिखाना चाहती है। माइक और शेरोन की यह जोड़ी एक ऐसे मिशन पर निकलती है जो कागजों पर तो परफेक्ट लगता है, लेकिन अपराध की दुनिया में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। सस्पेंस तब गहराता है जब एक और खतरनाक खिलाड़ी ऑर्मोन इस खेल में एंट्री मारता है। ऑर्मोन वो वाइल्ड कार्ड है जिसके पास न तो कोई नियम है और ना ही कोई रहम। अब माइक के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तरफ लू की तेज नजरें और दूसरी तरफ ऑर्मोन की पागलपन भरी हिंसा। क्या माइक अपनी क्राइम 101 की फिलॉसफी को कायम रख पाएगा, या फिर यह आखिरी दांव उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा? माइक डेविस का मानना है कि जुर्म एक कला है और हर कलाकार को अपने औजारों की पहचान होनी चाहिए। लेकिन इस बार का कैनवास बहुत बड़ा था। बेवर्ली विल्शेयर होटल की सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। माइक घंटों तक होटल के बाहर अपनी साधारण गाड़ी में बैठा रहता, गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का समय नोट करता और वेंटिलेशन शाफ्ट्स के नक्शे दिमाग में उतारता। लेकिन उसे एक चाबी चाहिए थी, कोई ऐसा जो उसे तिजोरी के डिजिटल कोड्स और लेजर अलार्म की बारीकियों तक ले जा सके। यही एंट्री होती है शेरोन की। शेरोन कोई अपराधी नहीं थी, लेकिन बरसों की कॉरपोरेट गुलामी और धोखों ने उसके अंदर एक ठंडी आग जला दी थी। जब माइक ने उसे अपना प्लान बताया तो उसने मना नहीं किया। उसे पैसों से ज्यादा उस सिस्टम को ठगने में मजा आ रहा था जिसने उसे हमेशा नीचा दिखाया था। माइक और शेरोन की मुलाकातें अंधेरे कैफे और सुनसान पार्किंग लॉट्स में होने लगी। माइक उसे क्राइम 101 के सबक सिखा रहा था। कम बोलो, सादे कपड़े पहनो
और कभी भी अपनी असली पहचान मत बताओ। लेकिन माइक के दिल के किसी कोने में एक डर था, क्या एक नौसिखिया इस दबाव को झेल पाएगी। उधर डिटेक्टिव लू लुबेसनिक अपनी मेज पर फाइलों के ढेर के बीच बैठा था। उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग गर्म था। उसने मैप पर उन सभी जगहों को मार्क किया जहां पिछले 2 सालों में बड़ी चोरियां हुई थी। उसने गौर किया कि हर चोरी हाईवे 101 के एग्जिट पॉइंट्स के करीब हुई थी। ये आदमी भागने में उस्ताद है, लो ने अपने आप से कहा। लो ने उन सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखना शुरू किया जिन्हें बाकी टीम ने बेकार कहकर छोड़ दिया था। उसे कुछ अजीब दिखा। एक सफेद सेडान जो हर वारदात के 3 दिन पहले उस इलाके में देखी गई थी। कार का नंबर हर बार बदल जाता था, लेकिन ड्राइवर की बैठने की पोजीशन और खिड़की से हाथ बाहर निकलने का अंदाज एक जैसा था। लो को यकीन हो गया कि उसका शिकार अब ज्यादा दूर नहीं है। उसने शहर के सभी पुराने फेंस, चोरी का माल खरीदने वाले पर नजर रखनी शुरू कर दी। लू जानता था कि चोर चाहे कितना भी शातिर हो, माल ठिकाने लगाने के लिए उसे किसी न किसी के पास जाना ही पड़ेगा। और यही लू की मुलाकात होती है मनी से, एक बूढ़ा अपराधी जो अब अपनी ढलती उम्र में पुलिस का मुखबिर बनने को तैयार था। तनाव तब और बढ़ गया जब माइक को महसूस हुआ कि उसकी परछाई कोई और भी कर रहा है। वो सफेद सेडान में जा रहा था, तभी उसने रियर व्यू मिरर में एक काली मोटरसाइकिल देखी। ये ऑर्मॉन था। ऑर्मॉन, जिसके चेहरे पर हमेशा एक डरावनी मुस्कान रहती है और जिसकी आंखों में मौत का सन्नाटा है। ऑर्मॉन को क्राइम 101 के नियमों से नफरत थी। उसे शोर पसंद था, उसे खून पसंद था। उसे पता चल गया था कि माइक किसी बड़े काम की तैयारी में है और वो उस मलाई में अपना हिस्सा चाहता था। उसने माइक की कार को ओवरटेक किया और एक पल के लिए अपनी गन दिखाई, एक खामोश चेतावनी। माइक समझ गया कि अब यह खेल सिर्फ पुलिस और चोर के बीच नहीं रह गया है। अब ये एक त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका था। एक तरफ कानून का तजुर्बा, दूसरी तरफ माइक की सफाई और तीसरी तरफ ओरमोन की दरिंदगी। माइक ने शेरोन को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, प्लान बदल गया है। हमें अपनी टाइमलाइन को 24 घंटे पहले शिफ्ट करना होगा। खेल अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका था और गलती की गुंजाइश शून्य थी। तारीख थी 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। बेवर्ली विल्शेयर होटल फूलों, रोशनी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भरा हुआ था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक काला साया रेंग रहा था। माइक डेविस ने एक वेटर की वर्दी पहनी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। क्राइम 101 का सबसे बड़ा नियम, भीड़ का हिस्सा बन जाओ। शेरोन होटल के कंट्रोल रूम के पास एक मेहमान बनकर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस था जो सिक्योरिटी कैमरों को कुछ सेकंड्स के लिए लूप पर डाल सकता था। माइक को पता था कि उसके पास हीरों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 180 सेकंड्स का वक्त है। जब शादी का जश्न अपने शबाब पर था और संगीत की आवाज ऊंची थी, माइक ने सर्विस लिफ्ट का रुख किया। उसका दिल एक मशीन की तरह चल रहा था। उसने सालों तक इस पल का इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। गलियारे में सन्नाटा बहुत गहरा था और हवा में एक ऐसी गंध थी जो उसे पसंद नहीं थी। वो गंध डर की नहीं, बल्कि शिकार के इंतजार की थी। वहीं होटल की लॉबी में एक कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। वह डिटेक्टिव लू था। लू ने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उसकी आंखें हर आने जाने वाले को स्कैन कर रही थी। लू को अभी तक माइक का चेहरा नहीं पता था, लेकिन उसे उस सफेद सेडान वाले आदमी की चाल का अंदाजा था। उसने गौर किया कि एक वेटर जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था, उसकी चाल में एक अजीब सा अनुशासन था। वो एक आम कर्मचारी की तरह थका हुआ नहीं, बल्कि एक सिपाही की तरह सतर्क था। लू ने अपने कान में लगे माइक पर धीरे से कहा, टारगेट मूव कर रहा है, पोजीशन लो। लू ने अपनी टीम को होटल के चारों तरफ फैला दिया था, लेकिन उसने एक गलती कर दी थी। उसे लगा था कि माइक अकेला है। उसे नहीं पता था कि ओरमॉन भी उसी छत के नीचे है और ओरमॉन का प्लान चोरी करना नहीं, बल्कि कत्लेआम मचाना है। ओरमॉन ने होटल की बिजली काटने वाले पैनल के पास अपनी पोजीशन ले ली थी। वो चाहता था कि अंधेरा हो ताकि वो अपनी दरिंदगी का खेल शुरू कर सके। अचानक होटल की लाइटें झपझपाई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया।
चीख पुकार मच गई। माइक तिजोरी के सामने था, उसके हाथ में हीरे थे, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। वो लू नहीं था, वो ओरमॉन था, जिसके हाथ में एक साइलेंसर लगी हुई गन थी। नियमों की बात बहुत हुई माइक, अब बात होगी हिस्सेदारी की। ओरमॉन की आवाज अंधेरे में गूंजी। माइक ने महसूस किया कि उसका परफेक्ट प्लान अब एक सुसाइड मिशन में बदल चुका है। उधर लू अंधेरे में अपनी टॉर्च जलाकर ऊपर की मंजिलों की तरफ दौड़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि खेल बिगड़ चुका है। अब ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। माइक ने अंधेरे का फायदा उठाकर ओरमॉन पर वार किया, लेकिन एक गोली उसकी बाह को छूती हुई निकल गई। खून की पहली बूंद फर्श पर गिरी। माइक का क्राइम 101 का पहला नियम टूट चुका था। हिंसा शुरू हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ हीरों के साथ नहीं, बल्कि अपनी जान बचाकर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना था। अंधेरा, चीखे और बारूद की महक। बेवर्ली विलशेयर होटल का वो आलीशान गलियारा अब एक भूल भुलैया बन चुका था। माइक की बांस से खून बह रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी ठंडे कैलकुलेशन कर रहा था। उसने हीरों का थैला अपनी जैकेट के अंदर कस लिया। ओरमॉन अंधेरे में एक शिकारी की तरह आगे बढ़ रहा था, उसकी हर सांस में पागलपन था। माइक जानता था कि क्राइम 101 का नियम कहता है, जब शिकार फंस जाए तो शिकारी बन जाओ। उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र, दीवार से उतारा और उसे ओरमॉन की तरफ फेंका। जैसे ही ओरमॉन ने गोली चलाई, माइक ने एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन ओरमॉन कोई मामूली अपराधी नहीं था। वह दर्द को महसूस नहीं करता था। दोनों के बीच एक खूनी जंग शुरू हो गई। माइक की सफाई और ओरमॉन की दरिंदगी आपस में टकरा रही थी। तभी दूर से पुलिस के बूट्स की आहट सुनाई दी। लो अपनी टीम के साथ ऊपर पहुंच चुका था। अब माइक के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो ओरमॉन के हाथों मरता, या फिर लो की हथकड़ियों में अपनी पूरी जिंदगी गुजारता। लो जब उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि हालात काबू से बाहर है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में दो सायों को लड़ते हुए देखा। लो ने चिल्लाकर रुकने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ओरमॉन ने एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। धुएं और धूल के गुब्बार में माइक ने अपनी जान बचाने के लिए एक खिड़की का शीशा तोड़ा और होटल की बालकनी की तरफ कूदा। लो ने उसे देख लिया था, वह भी बिना डरे उसके पीछे भागा। अब दोनों एक संकरी बालकनी पर आमने सामने थे। नीचे सैकड़ों फीट की गहराई थी और पीछे मौत का साया। लो ने अपनी गन माइक पर तान दी। जेम्स डेविस, खेल खत्म हुआ, हाथ ऊपर करो। लो की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। माइक ने अपनी घायल बाह को पकड़ा और लो की आंखों में देखा। उसे वहां नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मान दिखा। दो लोग जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर थे, आज एक दूसरे की तकदीर का फैसला करने वाले थे। माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, डिटेक्टिव, आपके नियमों की किताब में इस स्थिति के लिए क्या लिखा है? इससे पहले कि लू कुछ कह पाता, पीछे से ओरमॉन फिर से प्रकट हुआ। वह बुरी तरह जख्मी था, लेकिन अभी भी उसके हाथ में गन थी। उसने लू पर निशाना साधा। उस एक पल में माइक ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी अपराधी से नहीं की जा सकती थी। उसने अपनी गन निकाली और लू को बचाने के लिए ओरमॉन के सीने में 3 गोलियां उतार दी। ओरमॉन का शरीर निर्जीव होकर पीछे की तरफ गिरा। लू दंग रह गया। एक चोर ने एक पुलिस वाले की जान बचाई थी, लेकिन कानून अभी भी अपनी जगह था। लू के कान में लगे रेडियो पर बैकअप टीम के आने की आवाज गूंज रही थी। माइक ने हीरों का बैग लू की तरफ बढ़ाया और कहा, इन्हें रख लीजिए, शायद ये किसी के काम आए। लू ने बैग लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी माइक पर टिकी थी। उसे एक फैसला करना था। क्या वह उस आदमी को गिरफ्तार करे जिसने उसकी जान बचाई, या उसे एक मौका दे? पुलिस की सायरन की आवाजें करीब आ रही थीं और वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। होटल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। नीचे पुलिस की नीली और लाल बत्तियां पूरे शहर को घेरे हुए थीं। डिटेक्टिव लू और माइक के बीच का सन्नाटा उस शोर से कहीं ज्यादा गहरा था। माइक की बाह से खून टपक रहा था, लेकिन वो शांत खड़ा था। लू ने अपने हाथ में पकड़े हीरो के बैग को देखा और फिर उस आदमी को जिसने अभी अभी उसकी जान बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा नियम, हिंसा न करना, तोड़ दिया था।
लू जानता था कि कानून की किताबों के हिसाब से माइक एक अपराधी है, लेकिन उसकी अपनी नैतिकता आज उसे कुछ और ही कह रही थी। तुम यहां से नहीं बच सकते माइक, पूरा होटल घेरा जा चुका है, लू ने अपनी गन नीचे करते हुए कहा। माइक ने क्षितिज की ओर देखा और धीरे से बोला, नियम नंबर 101, डिटेक्टिव, हमेशा एक रास्ता छोड़ो जिसे कोई देख न सके। माइक ने बालकनी के किनारे से एक छिपी हुई बेस जंपिंग पैराशूट किट निकाली। वो इस पल के लिए भी तैयार था। लू ने एक गहरा सांस लिया। उसने अपने रेडियो पर हाथ रखा और अपनी टीम से झूठ बोला, टारगेट छत से गिर गया है और ऑर्मोन के साथ नीचे की खाई में है, वहां सर्च करो। ये एक अनुभवी अधिकारी का अपने उसूलों के खिलाफ जाकर लिया गया पहला और आखिरी फैसला था। माइक ने लू की तरफ देखा। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। माइक ने अंधेरे में छलांग लगा दी। लू ने कुछ देर तक उसे हवा में तैरते हुए देखा, जब तक कि वो रात के सन्नाटे में ओझल नहीं हो गया। इसके बाद लू नीचे उतरा। उसने ऑर्मोन की लाश के पास पुरानी फाइलों से निकाले गए कुछ नकली सबूत प्लांट कर दिए, ताकि सभी पिछली चोरियों का इल्जाम उसी पर लग जाए। उसने हीरो का वो असली बैग चुपचाप शेरॉन तक पहुंचा दिया, जो होटल से निकलने में कामयाब रही थी। लू ने सिस्टम को नहीं बदला, लेकिन उसने एक ऐसी औरत को न्याय दिया जिसे दुनिया ने हमेशा पीछे छोड़ दिया था। महीनों बाद डिटेक्टिव लू लुबेसनिक अपने घर के बाहर बैठा था, रिटायरमेंट के बाद की शांत जिंदगी बिताते हुए। तभी एक कुरियर वाला उसके पास एक पार्सल लेकर आया। उस पार्सल में एक पुरानी चाबी थी और एक छोटा सा नोट, जिस पर लिखा था, नियम नंबर 102, कभी कभी कर्ज चुकाना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। लू पार्किंग लॉट में गया और वहां उसने एक चमचमाती हुई 1968 की हरे रंग की शेवरले कैमारो खड़ी देखी। माइक ने अपनी सबसे पसंदीदा चीज लू के नाम कर दी थी। माइक अब कहीं दूर एक नए नाम और नई पहचान के साथ एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। क्राइम 101 की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन इसके सबक लू और माइक दोनों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। यह दो ऐसे इंसानों की कहानी थी जिन्होंने नफरत के दौर में भी एक दूसरे के भीतर की इंसानियत को पहचान लिया।